बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं क्रिया क्या होती है यानी वर्ब क्या होती है? तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ वाक्यों को। इनमें कुछ रंगीन शब्द हैं, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाक्य है, पुजारी जी भगवान की आरती गा रहे हैं, भक्त प्रार्थना कर रहा है और एक लड़की प्रसाद खा रही है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में गा रहे हैं, कर रहा है तथा खा रही है। तो बच्चों, इन शब्दों के द्वारा किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। तो बच्चों, व्याकरण में ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो आइए बच्चों जान लेते हैं इसकी परिभाषा को। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद भी अच्छे से कर लेनी है। अब बच्चों, क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे विजय खेल रहा है, मीता गा रही है और सूरज निकल रहा है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। इनमें से कुछ कार्य किए जा रहे हैं और कुछ कार्य स्वयं हो रहे हैं। जैसे सूरज निकल रहा है तो सूरज अपने आप निकल रहा है ना। तो ये सभी क्या कहलाती हैं बच्चों? क्रियाएं कहलाती हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं धातु के बारे में यानी कि रूट क्या होती है। तो बच्चों, धातु को जानने के लिए क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। क्रिया के विविध रूप धातु से ही बनते हैं। जैसे खा धातु से खाया, खाता, खाइए, खाऊंगा आदि क्रियाएं बनती हैं। इसी प्रकार पढ़ धातु से निकलने वाली क्रियाएं पढ़ना, पढ़े, पढ़ेगा, पढ़िए आदि है। यदि क्रिया के सामान्य रूप से ना प्रत्यय निकाल दिया जाए तो बचा हुआ रूप ही क्या होता है बच्चों? धातु रूप होता है। अब बच्चों, क्रिया का सामान्य रूप यानी कि सिंपल टाइप ऑफ वर्ब को जान लेते हैं। तो बच्चों, क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु ना प्रत्यय के योग से बनता है। जैसे चल धातु में ना लगाया प्रत्यय तो हमने क्या बना? चलना। यह क्रिया का सामान्य रूप है। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। देखिए, सो धन्ना बना सोना, पा धन्ना बना पाना, खा धन्ना बना खाना और गा धन्ना बना गाना। तो बच्चों, इस प्रकार ये क्या है? क्रिया के सामान्य रूप हैं। अब देखते हैं बच्चों क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब। तो बच्चों, क्रिया के भेद क्या है? दो आधारों पर करते हैं। एक तो कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, इसके आधार पर दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आइए सबसे पहले जानते हैं हम सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो बच्चों, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है यानी जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में इन क्रियाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे मोहन सेब खाता है, तो यहाँ कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? सेब है। लड़कियां गीत गाती हैं, तो गीत क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया बच्चों। ऐसे ही सकर्मक क्रिया के कुछ भेद हैं बच्चों। काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब को भी पढ़ लेते हैं। सकर्मक क्रिया के निम्न की दो भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक कर्मक क्रिया यानी कि सिंगल ऑब्जेक्टिव वर्ब के बारे में। तो बच्चों, जिन सकर्मक क्रियाओं का एक ही कर्म है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक क्या है? एक ही कर्म यानी ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही द्विकर्मक क्रिया यानी कि डबल ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, यहाँ पुत्र और पुस्तक दो कर्म हो गए, है ना बच्चों? पुत्र और पुस्तक दो कर्म हो गए। अब जानते हैं बच्चों अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्यों में इन क्रियाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। वह सोता है, यहाँ क्रिया सोना केवल वह पर प्रभाव डालती है। प्राणी मरता है, यहाँ क्रिया मरता केवल प्राणी पर प्रभाव डालती है। और बच्चा रोता है, यहाँ जो क्रिया रोना है बच्चों, रोता केवल बच्चा पर प्रभाव डालती है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में यदि क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर में किसी भी कर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। अतः यहाँ अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं। सोता, मरता, रोता क्या है? सब अकर्मक यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, सकर्मक से अकर्मक क्रिया बना भी सकते हैं यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब टू इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसे होता है बच्चों भला? आइए जानते हैं। सकर्मक और अकर्मक आपको दिया गया है। देखिए, अखिल दौड़ता है, तो इसका अकर्मक क्या हो जाएगा? अखिल दौड़ता है। गीता हंसी हंसती है, तो इसका अकर्मक क्या हो जाएगा? गीता हंसती है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा दौड़ता है और हंसती है क्रियाएं कैसी होती हैं? अकर्मक।
यहाँ क्रिया को भाववाचक बनाकर कर्म के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ दौड़ और हंसी भाववाचक क्रियाएं हैं। इस प्रकार अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बन गई। तो बच्चों, कुछ वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया के प्रयोग से भी अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, देखिए एक सकर्मक क्रिया है, माँ बच्चे को सुलाती है, तो इसका हमने अकर्मक बना दिया, बच्चा सोता है। तो यहाँ पे जो सुलाती है बच्चों, ये क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया, जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। माँ सुला रही है ना, सुलाती है। अब बच्चों देखते हैं सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग। जब सकर्मक क्रिया के द्वारा केवल व्यापार यानी कि कार्य प्रकट किया जाता है और इस कार्य की जरूरत न समझी जाए, तब वह अकर्मक हो जाती है। जैसे वह सोचता है, यहाँ केवल यह अर्थ स्पष्ट है कि वह सोच सकता है। यदि प्रश्न पूछे कि क्या सोचता है, तो उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अतः सोचना क्रिया सकर्मक होते हुए भी अकर्मक है। यदि हम कहें कि वह एक उपाय सोचता है, तब वह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। बच्चों, कितना आसान है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, प्रयोग के आधार पर अब क्रिया के भेद देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन यूज। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद है। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। तो बच्चों, आइए जानते हैं इन सभी क्रियाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों सामान्य क्रिया यानी कि सिंपल वर्ब। ये क्या होती है बच्चों? जिन वाक्यों में एक ही मूल धातु से बने क्रियापदों का प्रयोग हो, ये सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मनोरमा जागी, सुरेश नहाया, मैंने गाना गाया, किशन ने फुटबॉल खेला। उपयुक्त वाक्यों में जागी, गाया, नहाया, खेला में एक ऐसी क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। दूसरा है बच्चों संयुक्त क्रिया यानी कि कंपाउंड वर्ब। तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे अब वह अपना काम करने लगा, मैं यह काम कर सकता हूँ, वह अपने घर चला गया, मधुरिमा दूध पी चुकी है। उपयुक्त पहले वाक्य में करने लगा, दूसरे वाक्य में कर सकता हूँ, तीसरे वाक्य में चला गया तथा चौथे वाक्यों में पी चुकी है, दो दो क्रियाओं के मेल से बनी पूर्ण क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया को रंजक क्रिया भी कहते हैं। बच्चों, कभी पूछ ले आपसे रंजक क्रिया क्या है, तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया यानी कि कंपाउंड वर्ब को ही रंजक क्रिया भी कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य या मूल क्रिया होती है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं नाम धातु क्रिया यानी कि नॉमिनल वर्ब के बारे में। तो बच्चों, ये क्या है? मूल धातुओं से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे तुम्हारी बात ने मुझे भरमाया, वह मुझसे लजाता है, तारों का टिमटिमाना मन मोह लेता है। तो बच्चों, उपर्युक्त पहले वाक्य में भरमाया क्रिया भ्रमित करना से बनी और दूसरे वाक्य में लजाता क्रिया लज्जा से बनी है तथा टिमटिमाना क्रिया टिम से बनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं संज्ञा से बनने वाली ऐसी ही कुछ नाम धातु क्रियाओं को। तो देखिए, जैसे संज्ञा थी बात, उससे हमने नाम धातु क्रिया बनाई बतियाना। ऐसे ही संज्ञा था भ्रम, उससे नाम धातु क्रिया बनाई भरमाना। ऐसे ही डर से बनाया डराना, शर्म से शर्माना, झूठ से झुठलाना। ऐसे ही लज्जा से लजाना, चमक से चमकाना, दुख से दुखाना और हाथ से हथियाना, रंग से रंगना। अब देखिए बच्चों, सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया कौन कौन सी हैं? जैसे अपना, अपना का नाम धातु क्रिया हो जाएगी अपनाना। ऐसे ही बच्चों, विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, तोतला एक विशेषण है, नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो तुतलाना। गरम एक विशेषण है, उसका नाम धातु क्रिया गरमाना। चिकना का चिकनाना, गहरा का गहराना, साठ का सठियाना, नरम का नरमाना, पागल का पगलाना और लंगड़ा का क्या हो जाएगा नाम धातु क्रिया बच्चों? लंगड़ाना। अब देखते हैं बच्चों अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। अनुकरण करना, जैसे एक ही चीज का बार बार आना, अनुकरण। जैसे थप थप, तो इसका नाम धातु क्रिया बनेगी थपथपाना। खट खट का खटखटाना, झन झन का झंझनाना, भिन भिन का भिन भिनाना, हिन हिन का हिन हिनाना, ची ची का चहचहाना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि कॉजेटिव वर्ब के बारे में। जिस वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे
पिताजी ने मुझे अध्यापक से पिटवाया। खुद तो नहीं पीटा लेकिन अध्यापक से पिटवाया, किसी दूसरे के थ्रू काम करवाया, किसी दूसरे के संयोग से काम करवाया, है ना। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। संजना ने पुत्र को खाना खिलवाया किसी और के माध्यम से। साहब ने लिपिक को चपरासी से बुलवाया और सेठ जी ने नौकर से फर्श धुलवाया। तो बच्चों, उपयुक्त पहले वाक्य में पिताजी ने पीटने का कार्य स्वयं न करके अध्यापक से कराया। दूसरे वाक्य में साहब ने लिपिक को स्वयं न बुलाकर चपरासी से बुलवाया। तीसरे वाक्य में संजना ने पुत्र को खाना खिलवाया तथा चौथे वाक्य में सेठ ने फर्श स्वयं न धोकर नौकर से धुलवाया। तो बच्चों, ये सभी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया यानी कि प्रीटेट्रिक। ये वर्ब, ये कौन कौन सी होती है बच्चों, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग की जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी कि प्रीटेट्रिक वर्ब कहा जाता है। वह सोचकर उत्तर देगा, यानी कि क्रिया जो है, जो क्रिया मुख्य क्रिया से भी पहले आ गई है, यानी कि वह सोचकर उत्तर देगा क्रिया थी, उससे भी पहले जो क्रिया आई सोचकर, सोचना, ये भी तो एक क्रिया है ना बच्चों, इसको कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तुम पढ़कर लिखोगे, लिखोगे क्रिया है, उससे भी पहले एक क्रिया आ गई पढ़ना, है ना। तो पढ़कर लिखोगे तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ऐसे ही वह सुबह उठकर पढ़ाई करेगा, यहाँ पे उठकर, और दादाजी चश्मा लगाकर बैठेंगे, तो बैठने का काम क्रिया है, उससे पहले एक लगाना भी एक क्रिया हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये लगाकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी बच्चों। तो उपयुक्त वाक्यों में देगा, लिखेगा, करेगा, बैठेंगे मुख्य क्रियाएं हैं, और सोचकर, पढ़कर, उठकर, लगाकर क्रियाएं इन क्रियाओं से पहले लगी हुई हैं, अतः इनको कहेंगे पूर्वकालिक क्रियाएं। तो बच्चों, विशेष आपको क्या ध्यान रखना है, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के आगे हमेशा हम कर लगा देते हैं। जैसे पढ़ता तो पढ़कर, सो था तो सोकर, खा था तो खाकर, और दौड़ था तो दौड़कर। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं अपूर्ण क्रिया यानी इनकम्प्लीट वर्ब के बारे में। जब वाक्य में क्रिया के होते हुए भी किसी स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं होता तो ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। जैसे वह है, साहिल उड़ा रहा है। उपयुक्त दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण है। वह है बच्चों, आपको पता चल रहा है ना कि ये तो अपूर्ण लग रहा है। अब निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें। वह चतुर है, अब वह है अपूर्ण है लेकिन वह चतुर है। साहिल उड़ा रहा है, क्या, साहिल पतंग उड़ा रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में आई क्रियाओं का अपना अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए क्रमशः चतुर और पतंग शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है, अतः ये शब्द क्रिया के पूरक कहलाते हैं, तो इनको कहते हैं पूरक। आइए बच्चों, अब जानते हैं क्रिया के विकार यानी कि चेंजेस ऑफ वर्ब के बारे में। क्रिया एक विकारी शब्द है, यानी कि विकारी का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, यानी कि लिंग, वचन और कारक के कारण क्रिया में क्या होता है, बदलाव आ जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द है ना। तो अब बच्चों जानते हैं लिंग क्या है। लिंग यानी जेंडर। तो क्रिया का लिंग संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जाता है। क्रिया का जो रूप पुल्लिंग में आकारांत होता है वही स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है। जैसे पवन जाता है तो माया अगर मैं लिख दूंगी तो जाती है। ऐसे ही नीरज स्कूल आया था तो सीमा स्कूल आई थी, तो आया का आई, है ना, जाता का जाती। ऐसे ही उसने दूध पिया, उसने सब्जी खाई, तो आकारांत का इकारांत हो गया। टूटा हुआ मकान, टूटी हुई झोपड़ी, खोया हुआ सेब, खोई हुई इमली, यहाँ पर भी आकारांत, खोया, खोई, है ना, टूटा, टूटी, आकारांत इकारांत में बदल जा रहा है। अब देखते हैं बच्चों वचन यानी नंबर। क्रिया का वचन भी संज्ञा के अनुसार बदलता रहता है। यदि संज्ञा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में रहेगी, संज्ञा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। जैसे देखिए, एक वचन में मैं पढ़ता हूँ तो बहुवचन में हम पढ़ते हैं, तो पढ़ता है का पढ़ते हैं, वह गाता है वे गाते हैं, है ना। वह था एक वचन तो गाता है एक वचन। ऐसे ही वे गाते हैं, वे बहुवचन तो गाते हैं भी, क्रिया भी बहुवचन में हो गई। लड़की रोती है, लड़कियां रोती हैं, वह जाएगी वे जाएंगी, तू वहां थी आप वहां थी। आगे बढ़ते बच्चों, पुरुष के आधार पर देखिए पर्सन। पुरुष के अनुसार क्रिया के रूपों में क्या अंतर आता है। देखिए, उत्तम पुरुष में यानी मैं लिखता हूँ, मध्यम पुरुष में क्या लिख देंगे, तुम लिखते हो। अन्य पुरुष में वह लिखता है। ऐसे ही उत्तम पुरुष में मैं लिखूंगा, मध्यम पुरुष में तुम लिखोगे, और अन्य पुरुष में वह लिखेगा। ऐसे ही बच्चों, उत्तम पुरुष में मैं लिखूं, मध्यम पुरुष में तुम लिखो, अन्य पुरुष में वह लिखे। तो इस प्रकार से इसमें भी परिवर्तन आता है। आइए बच्चों, अब जानते हैं सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जो क्रिया वाक्य में विद्यमान मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इसका कार्य क्या है, मुख्य क्रिया की सहायता करना। निम्नलिखित उदाहरणों में ध्यानपूर्वक पढ़िए और सहायक क्रियाओं को समझिए।
देखिए सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे इसको मुख्य क्रिया के रूप में दिया गया है। वह खाता है, और मुख्य क्रिया के रूप में वह डॉक्टर है। वे लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वे विद्यार्थी हैं। तुम आए थे, तुम जंगल में थे, उसने कहा था वहाँ एक सुंदर मोर था, मैं पढ़ता हूँ, मैं एक चालाक हूँ। तो आइए बच्चों जानते हैं, देखिए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सहायक क्रिया को समझना है। ये सहायक क्रियाएं हैं, ये मुख्य क्रियाएं। तो सहायक क्रिया में क्या हो जाएगा, वह खाता है, वे लिखते हैं, तुम आए थे, उसने कहा था और मैं पढ़ता हूँ। ऐसे मुख्य क्रिया के रूप में वह डॉक्टर है, वे विद्यार्थी हैं, तुम जंगल में थे, वहाँ एक सुंदर मोर था और मैं एक चालक हूँ। तो आइए बच्चों अब इस पाठ का एक बार दोहराव भी कर लेते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा आइए जानते हैं, उसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं आप सभी मेरे साथ साथ इसका। आइए बच्चों अब इस पाठ का दोहराव कर लेते हैं, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं। तो आइए हमने क्या क्या पढ़ा इस पाठ में बच्चों। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के अन्य भेद इस प्रकार हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। अब बच्चों क्रिया में लिंग वचन पुरुष के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, इनके अनुसार इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। सहायक क्रिया वाक्य में विद्यमान क्रिया की सहायता करती है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। क्रिया, क्रिया के भेद, ये कितने प्रकार की होती है, कैसे इनमें परिवर्तन होता है, ये सब आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।